अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज 3 अहम खबरों से मुतालिक बात होगी। सबसे पहले तो बात करेंगे जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो गया है, तो इसका आगाज़ कैसा रहा और इससे क्या मतलूबा नताइज हासिल हो जाएंगे, इसके ऊपर बात होगी। फिर थोड़ा आगे चलेंगे तो बात करेंगे कि जनाब हुकूमत ने आज ऐलान किया है कि किस तरह से सादगी के ऊपर एक पूरी तहरीक चलाई जाएगी और उसके लिए कुछ ऐलानात भी किए गए हैं, तो उसके हवाले से क्या मामलात हैं वो भी बात करेंगे। और फिर आखिर में जो इलेक्शन की डिलेइंग टैक्टिक्स चल रही हैं उसका क्या हल निकलेगा, क्या इलेक्शन वक्त पर हो सकेंगे या नहीं, या फिर हमें नज़र आ रहा है कि सदर साहब के ऊपर ही अब अटैक हो जाएगा उल्टा, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन ये है कि सबसे पहले ज़रा जेल भरो तहरीक की बात हो जाए। जनाब, जेल भरो तहरीक का ऐलान खान साहब ने पिछले हफ्ते कर दिया था और इमरान खान साहब ने बताया था कि लाहौर से आगाज़ होगा। और इस जेल भरो तहरीक का अगर मैं आपके सामने एनालिसिस रखूं तो इसके 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आप इसमें ये देखें कि अवाम की पार्टिसिपेशन कैसी थी और क्या जो लीडरशिप पे क्वेश्चंस आ रहे थे कि जनाब ये गिरफ्तारियां नहीं देंगे, ये वो मनाजिर, जोश व खरोश लोगों का पार्टिसिपेशन और मीडिया कैप्चरिंग, ये सब चीज़ें तो आप इसको फुल मार्क्स दे दें कि बिल्कुल जिसको कहते हैं कि वो उस लिहाज से बड़ा अच्छा इम्पैक्ट था। यानी हमने देखा कि काफ़ी बड़ी तादाद में कारकुनान निकल के आए, उनका जोश खरोश भी काफ़ी ज़्यादा था। फिर हमने देखा कि चेयरिंग क्रॉस पर, मॉल रोड पर जगह जगह से बड़ी रैलियां और बड़े लोग निकले हुए थे, कारकुन भी थे, आम लोग भी नज़र आए। फिर जो पीटीआई की लीडरशिप पे हमेशा एक एतराज़ किया जाता रहा है कि जनाब ये तो आगे बढ़कर नई गिरफ्तारियां देंगे और वगैरह वगैरह, तो ये भी बातें गलत साबित हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों को शक ही रहता है कि ये मैदान अमल में शायद कहीं पीछे नज़र आएंगे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले गिरफ्तारी दी निकल के। और उनके साथ फिर हमने देखा आज़म सवाती साहब, सेनेटर एजाज चौधरी साहब, असद उमर साहब, फिर उमर सरफराज चीमा साहब और वलीद इकबाल साहब, तो ये सारे सरकर्दा रहनुमा भी हमें साथ नज़र आए। यही नहीं कि सिर्फ कारकुनान ने जाके जेलें भर दी, बल्कि ये सब लोग भी नज़र आए। अच्छा, अब हम खुद भी हैरान थे कि ये स्ट्रैटेजी होगी क्या, मतलब ये जाएंगे, जाके थाने पहुंच जाएंगे और कहेंगे चलो जी हमें गिरफ्तार कर लें, वो कर लेंगे, क्या होगा। तो वो अल्टीमेटली हमने देखा कि पहले काफ़ी देर एक पूरा मीडिया कैप्चरिंग रही, लोग निकले, रैलियां, जोश व खरोश, नारेबाजी, ये वो करते कराते चेयरिंग क्रॉस पहुंचे हैं। वहाँ पर पुलिस वैन्स जो खड़ी थी, कैदी वैन्स, उनके अंदर वो खुद ही जाके बैठ गए। इसी को ही कहते हैं गिरफ्तारी देना। और उसके बाद फिर वो सारे जो रहनुमा थे वो बैठ गए खुद ही से, कारकुनान भी आसपास मौजूद थे, फिर कुछ कारकुनान भी बैठ गए और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 200-250 जो कारकुनान हैं उन्होंने भी गिरफ्तारियां आज खुद दे दी। अच्छा, उसके बाद फिर काफ़ी देर यही चलता रहा। पुलिस ने पहले तो कहा कि जी हमने तो गिरफ्तार नहीं किया, ये अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं। फिर कुछ देर खामोशी रही, कुछ पता नहीं था कि ये लोग कहाँ पर हैं, कहाँ पर नहीं हैं। मीडिया विजुअल्स तो बन गए, सब कुछ ठीक हो गया। फिर अल्टीमेटली पता चला कि शायद उन्हें कोट लखपत जेल ले जाया गया है और ये तमाम जो लोग जिन्होंने गिरफ्तारियां दी हैं, लीडरशिप समेत कारकुनान, उन सबको कोट लखपत जेल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि अब वो मुंतकिल हो गए, मान लिया। अब वो कितने दिन वहाँ रहेंगे? अगर वो वहाँ पर बंद रहेंगे तो क्या उनकी ज़मानत होगी? लेकिन ज़मानत तो वो तब अप्लाई करें कि अगर वो अपनी मर्ज़ी से नहीं गए, बल्कि उन्हें पकड़ा गया है, वो तो अपनी मर्ज़ी से गए हैं, तो इसका मतलब वो वकील भी नहीं करेंगे। अब वो कितने दिन वहाँ बैठे रहेंगे? या ये हुकूमत उन्हें किसी और जेल में मुंतकिल कर देगी? तो अभी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उतनी क्लियर नहीं हैं। और यही वो बुनियादी चीज़ है जो कि इस सारे प्रोसेस के ऊपर सवाल उठा रही है। ये बात अपनी जगह ठीक है कि इम्पैक्ट है, बिल्कुल ठीक है कि लोगों की पार्टिसिपेशन थी और बनती भी थी, क्योंकि टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है ना। एक तरफ हम देख रहे हैं महंगाई अपने उरूज पर है, लाकानूनियत उरूज पर है, इलेक्शन से ये लोग भाग रहे हैं, किस तरह से मुखालिफिन को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, ये सब बातें अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो देखना है कि प्रैक्टिकली क्या है। अब मेरा सवाल और मेरा कंसर्न जो है, जो अभी तक मेरी कन्फ्यूजन है, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो यही है बुनियादी तौर पर कि आज लाहौर में ये हो गया, कल फैसलाबाद वाले करेंगे, फिर शावर वाले करेंगे, पिंडी वाले करेंगे, गुजरांवाला वाले, यानी तमाम शहरों में जनाब सारी जो लीडरशिप है वो बंद हो जाएगी। अब आप लगा लें 50, 100, 150 लीडरशिप सारी बंद हो गई, साथ उनके 150, 200 कारकुनान भी बंद होते गए। तो फिर उसके बाद क्या होगा? क्या खान साहब को पकड़ लिया जाएगा? और अगर खान साहब को ही पकड़ लिया जाएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा? कौन मूवमेंट को आगे चलाएगा? किस तरह से आपस में कम्युनिकेशन होगा? कौन बाहर निकलेगा, कौन अंदर होगा?
कारकुनान को कौन देखेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़ी अनक्लियर हैं। विजुअल्स ठीक है, बहुत अच्छे हैं, इम्पैक्ट है, बिल्कुल है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है कि कोई किसी पीछे हटा, ये भी बात सही है कि सबने चैलेंज लिया, गिरफ्तारी दी, लेकिन अब है क्या? मकसद तो यही होता है कि अंडर प्रेशर किया जाए हुकूमत को। चले मान लिया कि प्रेशर भी डाल दिया आपने, हुकूमत को अंडर प्रेशर कर दिया, लेकिन क्या उससे मामला इस तरफ जा रहा है कि वो आपको नतीजा मिल जाए जो आप चाह रहे हैं, यानी इलेक्शन हो जाए टाइम पे? तो वो तो मुझे लग रहा है कि ये इस टाइप की जो तहरीकें हैं, ये तब उन माशरों में, उन महज़ब माशरों में कामयाब हो सकती हैं जहाँ पर लोगों में कोई थोड़ी सी शर्म बाकी होती है, या लोगों में थोड़ा सा एक कानून का एहसास होता है कि भाई कानून है, एक आपके ऊपर एहसास ज़िम्मेदारी है। जहाँ पर आपके मुल्क में अखलाकियात का जनाजा निकल चुका हो, आइन और कानून की ताफ़ुन ज़दा लाशें बैठी हुई हों, तो वहाँ पर आप किसी को शर्म दिलाने की कोशिश करेंगे तो उसको तो शर्म नहीं आएगी, अलबत्ता आप अपने लिए मुश्किल ज़रूर बना लेंगे। और मुझे लग रहा है कि ये कुछ ऐसी ही सूरत हाल ना बन जाए पीटीआई के लिए, क्योंकि ये हुकूमत तो कहेगी भाई ज़बरदस्त हो गया, वो काम जो हमसे नहीं हो पा रहा था, चलो अच्छा है इन्होंने खुद ही कर दिया। बेसिकली तो मकसद प्रेशर डालना था, लेकिन ये अपना मकसद हासिल कर सकते हैं बीच में से। सारी लीडरशिप भी बंद हो जाएगी और खान साहब को भी पकड़ लेंगे, और वो जो प्रेशर इन्होंने बाहर रह के एक डाला हुआ है मुसलसल किसी ना किसी स्ट्रैटेजी की सूरत में, वो अभी तक स्ट्रैटेजीज ठीक है कि आप एहतजाज के लिए निकल रहे हैं, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है सदर साहब के थ्रू, या आप जो है वो लॉन्ग मार्चेस कर रहे हैं, या कोई जलसा कर रहे हैं, या कोई जो भी आपके मामला, वो ठीक है। लेकिन अगर आप बंद ही हो जाएंगे और अपने आप को उनके ही रहमो करम पर छोड़ देंगे, तो ये कैसे मामला आगे चलेगा, ये मेरी समझ से बाहर है। हाँ, अगर कोई आईनी और अखलाकी तौर पर मजबूत हुकूमत होती तो हम समझते हैं कि वो कहते हैं यार ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये हमारे मुंह पे तमाचा है कि लोग इस तरह से गिरफ्तारियां दे रहे हैं, तो नहीं भाई अब हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, तो ये तो समझ में आता। लेकिन ये मैंने कहा ना, ये वो माशरा नहीं है जिस पे ये आप जो है वो प्रेशर डालने की कोशिश करें। तो मुझे खदशा ये है कि इसका आपको क्या फ़ायदा होगा, या फिर ये होगा कि 2-4 दिनों बाद खुद ही ये रहनुमा अपनी ज़मानतें करवा लेंगे या वापस आ जाएंगे, कैसा होगा अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल ये एक जो अजीब सी एक सिचुएशन है ये क्रिएट हो गई है, जहाँ ये एक अच्छी एक मूवमेंट थी इस लिहाज से कि एक फिर से ज़ोर पकड़ा, और जो लोगों का ये ख्याल था कि खान साहब शायद अब मकबूलियत खो रहे हैं, या पता नहीं कोई वो चूँकि वो काफ़ी महीनों से घर में बंद हैं, कोई बड़ा जलसा नहीं हुआ था, तो लोगों का ये ख्याल था कि शायद लोगों के अंदर जो उनकी एक पेनिट्रेशन है वो शायद कम हुई हो। तो वो जैसे लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे थे और कारकुनान बाहर निकले थे, वो सारे मनाजिर, और फिर जेल भरो तहरीक में जिस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो उससे ये फिर से एक वो तो जनरेट हो गया, ऑप्टिक्स तो आ गए, ये मनाजिर तो हमने देख लिए कि खान साहब के साथ लोग हैं। लेकिन क्या अल्टीमेटली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छा प्लान साबित होने जा रहा है या नहीं, इसके ऊपर अभी हमें शायद मज़ीद 2-4 दिन वक्त लगेगा ये जांचने के लिए। थोड़ा आगे चलते हैं जनाब, हुकूमत ने एक कदम उठाया है और शहबाज शरीफ साहब ने आज बड़ा ऐलान किए हैं कि जनाब हम सादगी की तरफ जा रहे हैं। जब वो ये ऐलानात कर रहे थे नाजरीन, तो मुझे वो याद आ रहा था जब 2018 में इमरान खान साहब ने भी सादगी की एक इसी तरह से ऑस्टेरिटी ड्राइव का ऐलान किया था, और उसका भी मकसद यही था कि मुल्क के मुश्किल हालात हैं तो हम अपने से जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं एक चीज़ कि हम अपने खर्चे कम करें। और उसके बाद फिर उन्होंने आवाम से भी कहा कि भाई आहिस्ता आहिस्ता हम आपकी तरफ भी, आपको भी शायद कुछ बोझ मुंतकिल हो, लेकिन देखें हम सिर्फ आप पे बोझ मुंतकिल नहीं कर रहे, हम अपने भी आपको इसके नीचे ही लेके आ रहे हैं। और फिर इमरान खान साहब ने बहुत से ऐलानात किए जिनमें कीमती अशिया की और गाय भैंसों की नीलामियाँ शामिल थीं, लग्जरी गाड़ियों की नीलामियाँ शामिल थीं। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने तमाम पुरतयुश किस्म की दावतें जो होती थी वज़ीर आज़म हाउस में वो बंद की, चाय बिस्किट पर महदूद कर दिया। फिर इसी तरह उन्होंने अपने वज़रा वगैरह को भी महदूद किया कि भाई आपकी भी जो जितने भी प्रोटोकॉल्स और ये वो एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं वो भी कम होंगे, और इस तरह सरकारी दफातर के और जनरली जो भी एक हुकूमती खर्चे होते हैं वो सारे उन्होंने काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिए। ऐवान वज़ीर आज़म का, वज़ीर आज़म हाउस का, ऐवान सदर का, ये वो खर्चे जो रूटीन के होते हैं वो भी काफ़ी कम किए। तो उस वक्त जब उन्होंने ये तमाम ऐलानात किए थे, तो ये जो पीडीएम हुकूमत है उस वक्त अपोजिशन में थी, उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा देखें जी ये है इनकी माशी पॉलिसी, देखें जी ये गाय भैंसे बेच के जो है बता रहे हैं कि जी ये हमारी माशी पॉलिसी है। तो बड़ा इस पे तनकीद हुई। लेकिन अल्लाह ताला का भी कुछ ऐसा निज़ाम चल रहा है इनके साथ कि हर वो चीज़ जिसके ऊपर ये इमरान खान साहब पर तनकीद करते थे वो आकर इनको खुद करनी पड़ रही है।
यानी वो तमाम मामलात जिसके ऊपर ये इमरान खान साहब को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते थे या उनकी तनकीद करते थे या उनका मजाक उड़ाते थे, वो सारे अब कड़वे घूंट इन्हें खुद पीने पड़ रहे हैं। ये सूरत हाल है। किस तरह? अब आप देख लीजिए, पेट्रोल महंगा करने पे बात करते थे, खुद महंगा करना पड़ गया। ये खान साहब पे ये सादगी के हवाले से जो बातें करते थे, IMF की डील के ऊपर बातें करते थे, अब आप देख लें कैसे इनको लोहे के चने चबवा कर IMF जो है वो डील देने के लिए तैयार हुआ है। ये इसी तरह बातें करते थे आइसोलेशन की, ये वो। आज कोई मुल्क, दोस्त मुल्क इनको मुंह नहीं लगा रहा। ये इमरान खान साहब को कहते थे जी इन्होंने आइसोलेशन में कर दिया पाकिस्तान को, ये हो गया, ताल्लुकात खराब हो गए। फिर इसी तरीके से जिस जिस हवाले से भी एहतसाब के ऊपर बात करते थे, आज इनके अपने मामला देख लें। तो जो भी मामले के ऊपर ये तनकीद करते थे, आज ये काम खुद कर रहे हैं। जब इमरान खान साहब की ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आई तो उन्होंने आइन शिकन भी कह दिया, तो अब ये 90 रोज़ में इंतखाबात ना करवा के खुद आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने मकाफ़ात अमल रखा हुआ है, या जो भी आप कह लें, कि जो बातें ये खान साहब पे कहते थे वो आज खुद करने पे मजबूर हैं। और अब हमने देखा कि आज वही शहबाज शरीफ साहब उसी काबीना के तमाम लोगों के साथ बैठ कर, जो जितने उस वक्त PDM के लोग थे जो तनकीद करते थे, तो ये बातें कर रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म हाउस में अब सिर्फ चाय बिस्किट दिए जाएंगे और बाकी जगहों पे वंडिश होगी और अखराजात कम होंगे, इकॉनमी क्लास में सफ़र करेंगे, लग्जरी गाड़ियाँ बेच दी जाएंगी। अच्छा जी, उस वक्त तो आपको ये बातें बड़ी मज़ा खेज़ लगती थी, आज आप लोग भी यही कर रहे हैं, तो कितनी बचत हो जाएगी इससे? लेके आए ना ज़रा अपने जो पैसे आपके बाहर पड़े हुए हैं वो लेके आएँ, वो डॉलर्स यहाँ मुंतकिल करें, फिर हमें पता लगे कि आप लोग अपनी पर्सनल चीज़ें किस तरह से इस कौम और मुल्क के लिए जो है वो सामने कुर्बानी के लिए लेके आए हैं। तो फिर तो बात है, हुकूमती खर्चे कम करना तो वैसे ही ज़रूरी है इस मुल्क में। शुरू से ही हमारा मुल्क जो है वो गरीब मुल्क है, और इसके जो आप लल्ले तलल्ले देख लें अशराफिया के, तो वो तो अलग ही हैं। तो बहरहाल अब साथ ही साथ उन्होंने ये सादगी के चर्चे सुना तो दिए, होना हवाना कुछ नहीं है इसमें से अमल, ऐसे ही ये सिर्फ ढकोसले हैं और इन पे भी अमल नहीं होना जो ये बातें सुना रहे थे आज बैठ के, क्योंकि ये वो कौम ही नहीं है, ये वो खून ही नहीं है कि जिसके अंदर आप ये बात इनसे अशराफिया से ये सोचें कि इनके अंदर कोई दर्द दिल है। मैं उस दिन सुन रही थी, एक रुकने असम्बली हैं, वो बात कर रही थी कि जनाब मैंने किसी से कहा कि महंगाई बहुत हो गई है, तो हुकूमती रुकन ने आगे से कहा, ये मैं आपको ऑन द फ्लोर जो उन्होंने बात की है मैं वो बता रही हूँ, कोई कहीं सुनी बात नहीं कह रही। तो उस हुकूमती रुकन ने आगे से कहा कि गरीब का ही कसूर है ना, वो पैदा ही क्यों हुआ है। ये इस किस्म के बेहिस लोग हैं। तो आप इनसे ये अगर एक्सपेक्ट करें कि जनाब आप जो है वो इनके लिए कुर्बानियाँ ये देंगे, आपको कीड़े मकोड़े समझते हैं, आपके लिए क्या कुर्बानी देंगे ये लोग। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बातें हैं ताकि आप चुप करके ज़्यादा शोर ना मचाएं और अपने घर में बैठें। हालांकि इन्हें पता ही नहीं है कि शोर तो मचना ही नहीं है, ये अवाम भी वैसी माशाल्लाह नहीं है जो बाहर निकल आए कोई शोर मचा ले। तो किस्सा मुख्तसर ये कि जनाब ये ऑस्टेरिटी ड्राइव जो है ये भी ढकोसला है, सिर्फ शोशा है, इस पर भी कम ही अमल होगा, लेकिन अगर हो भी जाए तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता ये साथ में शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि मज़ीद महंगाई जो है वो आएगी, तो अभी आप उनका दिल नहीं भरा, अभी मज़ीद आप कमर कस लें। तो ये सूरत हाल है। और बाकी जनाब ये ज़रा बात हो जाए, सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आएँ, आके मुशावरत कर लें, डेट इलेक्शन की देते हैं। उन्होंने जनाब साफ इनकार कर दिया, जी नहीं कोई चक्कर नहीं, वो नहीं आए। जिसके बाद सदर साहब ने आज खुद 9 अप्रैल की डेट दे दी। 9 अप्रैल की डेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये वही दिन है जिस दिन खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो लूज़ कर गए थे। तो मेरा ख्याल है बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सिनेरियो कि 9 अप्रैल को ही उन्होंने वो डेट दी है सदर साहब ने, और उसके बाद फिर उन्होंने इसके ऊपर अब कहा है कि जो आप करें, तो उसके ऊपर अब नया आईनी और कानूनी एक मुबाहसा छिड़ गया है कि जनाब सदर साहब तो मजाज ही नहीं है, वो तो सिर्फ कौमी असम्बली की डेट दे सकते हैं, सूबों की वो डेट ही नहीं दे सकते। अब इसके ऊपर मैं सलमान अकरम राजा साहब की राय ज़रूर कोट करूंगी। मेरे नज़दीक वो बहुत ही अनबाइस्ड किस्म के वकील है सलमान अकरम राजा साहब, जो कम ही मैंने देखा है कि किसी की कोई जानिबदारी मुझे नहीं नज़र आई कभी। वो बिल्कुल आइन और कानून की बात करते हैं। तो उनकी जो मैंने इस पर राय सुनी थी तो उनका ये कहना था कि ये बिल्कुल कोई गैर आइनी काम नज़र नहीं आ रहा उनको। अगर सदर साहब ने ये डेट दी है तो इस पर इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि 90 दिन में इलेक्शन होना ही चाहिए और चीफ इलेक्शन कमीशन को ये खुद ही से अमल करना चाहिए था। और अगर ये इतना डिले भी हुआ है तो ये भी गलत है, और अगर सदर साहब ने डेट दी है तो उसके ऊपर इलेक्शन होना चाहिए। तो ये सलमान अकरम राजा साहब की राय थी। कानूनी राय और आइनी राय एक तरफ, एक कॉमन सेंस का सवाल है कि भाई अगर आप इस बात को इस तरह ही समझ लें कि जनाब अगर गवर्नर डेट देगा तो इलेक्शन होंगे, अगर वो डेट नहीं देगा तो इलेक्शन नहीं होंगे, अगर इस बात को आप मिसाल बना दें तो फिर तो आप भूल जाएं कि आइंदा कभी इस मुल्क में इलेक्शन होंगे। भाई मेरा गवर्नर आ जाएगा, मैं उसको बोलती जाऊंगी भाई तू साल हर साल डेट ही ना दे,
ना दे तू डेट, 10 साल डेट ना दे, 15 साल डेट ना दे। इलेक्शन कमीशन आगे से कहता जाएगा अभी गवर्नर डेट नहीं दे रहा, इलेक्शन नहीं हो सकते, गवर्नर डेट नहीं दे रहा, इलेक्शन नहीं हो सकते। यही जवाब है ना उनके पास, वरना तो कोर्ट भी कह चुकी है कि इलेक्शन कराओ, सदन ने भी कह दिया इलेक्शन कराओ, आइन भी कह रहा है इलेक्शन कराओ, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, गवर्नर ने डेट नहीं दी इसलिए इलेक्शन नहीं हो रहे। तो इसका मतलब है कि मैं अपना एक गवर्नर लगवा दूं और उसके बाद मैं उसको कहूं भाई अब जिंदगी में कभी इलेक्शन नहीं होने चाहिए, जब तक मैं जिंदा हूं मैं ही रहूंगा भाई वजीर आला, और इसका मकसद ये होगा कि फिर सूबे में कभी भी इलेक्शन नहीं होंगे। ऐसा नहीं होता, आवाम को पागल मत समझें, अवाम सारी बातें समझ रही है और ये जो आइन है उसकी स्पिरिट की बात है। ये आइन में कभी भी किसी एक बंदे को इस तरह से इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो सारे आइन से पूरे मुल्क से ऊपर चढ़ के बैठ गया है, और वो अगर उसका मूड नहीं है कि इलेक्शन नहीं होने तो या उसको सूट नहीं करता तो वो कभी इलेक्शन की डेट नहीं देगा और उसके बाद सारे इदारे मफलूज होकर बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा आइन ये नहीं कहता कि सदर के कहने से सूबे का इलेक्शन नहीं हो सकता, तो फिर आइन तो ये भी नहीं कहता था कि स्पीकर कौमी असेंबली जो है वो वजीर आला का हलफ ले। तो फिर क्यों राजा परवेज अशरफ ने हमजा शहबाज से हलफ लिया? कौन सी आइन की शिक ये कहती थी कि अगर गवर्नर हलफ नहीं ले रहा तो स्पीकर कौमी असेंबली हलफ ले ले? एक डेडलॉक आया, अदालत ने उसका रास्ता बताया कि भाई ठीक है, अगर गवर्नर नहीं हलफ ले रहा तो स्पीकर कौमी असेंबली हलफ ले ले। हमजा शहबाज ने जाके हलफ ले लिया था वजीर आला का। तो इसी तरह अब एक डेडलॉक है, गवर्नर नहीं डेट दे रहा, तो अगर अदालत उसका रास्ता बता रही है तो फिर आप उसके मुताबिक अमल करें। अब आप ये बीच में पीछे क्यों चुप रहे हैं कि नहीं जी बस गवर्नर ही कोई खुदा बन के बैठ गया है कि वो अगर डेट नहीं देगा तो इलेक्शन नहीं होगा। तो ये सारी जो पर्दे फाश हो चुके हैं, सबको सब नजर आ रहा है, पूरा निज़ाम एक्सपोज हो गया। और इलेक्शन कमीशन वाकई इस पे 2 मुशावरतें तो कर चुका है, लेकिन क्या वाकईतन वो इस डेट को 9 अप्रैल को करवाने में संजीदा है या ये मामला इलेक्शन में जाएगा? यही वो बुनियादी क्लू पॉइंट है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। अगर तो इलेक्शन कमीशन अपनी मुशावरतों के बाद इस नतीजे पे पहुंचता है कि हम 9 अप्रैल को इलेक्शन करा रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि फिर इस्टेब्लिशमेंट की भी यही राय है कि आइन की खिलाफवर्जी नहीं होनी चाहिए और इलेक्शन अपने टाइम पे हो जाएगा। लेकिन अगर ये मामला अदालत में जा रहा है, इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस बात पे नहीं हट रहा और वो कह रहा है कि नहीं मैंने इलेक्शन कराने, तो फिर आप समझ जाएं कि इस्टेब्लिशमेंट अभी भी इसी सारे स्टेटस को सपोर्ट किए हुए है और कोई भी इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है। आइन जाए भाड़ में, कानून जाए भाड़ में, अदालत का हुक्म जाए भाड़ में, जो वो चाहेंगे फिर वैसे ही होगा। अब आ जाते हैं इलेक्शन के मामले पर। 2 सूबाई असम्बलियां तहलील हुए 52 रोज से जायद हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान ही नहीं हुआ। अब इस सिलसिले में सबसे बड़ी खबर यह आई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में सुओ मोटो एक्शन ले लिया है। सुओ मोटो नोटिस लेने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट अब इसमें बाकायदा सामने आ चुकी है और 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस की सरबराही में, जो इस मामले के ऊपर समाअत करेगा। और इस पे जो उन्होंने पहली जो हमें 1-2 डिटेल सामने आई हैं उसके मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा है कि जी हमारे नोटिस में ये बात लाई गई है कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया असम्बलियां तहलील हुए लेकिन अभी तक इलेक्शन कराने के हवाले से कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ, ना ही कोई डेट अनाउंस की जा रही है। तो इस मामले के ऊपर आइन की खिलाफ वर्जी का इम्कान है, इस वजह से हम इसके ऊपर नोटिस ले रहे हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है। इसमें 2-3 बातें बड़ी अहम है। एतजाज एहसन साहब बड़ा क्लैरिटी से कह चुके हैं कि अगर 91वें रोज भी यानी 91st डेट को भी अगर वो जाके इलेक्शन होता है तो वो भी गैर आईनी होगा 90 दिन के अंदर, मतलब 90 दिन के अंदर। और इसी तरह सलमान अकरम राजा साहब जो बहुत ही कॉम्पिटेंट वकील हैं और बड़े अनबाइस्ड किस्म के वकील हैं, उनकी आप जो एक इल्मी राय है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। उन्होंने भी बड़ी क्लैरिटी से कहा है कि बिल्कुल 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और अगर गवर्नर नहीं डेट दे रहा तो फिर सदर ने अगर ये डेट दी है तो उसके ऊपर भी इलेक्शन होने चाहिए और ये कोई गैर आईनी अमल नहीं होगा। अब उसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हीले बहाने बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी गवर्नर का इस्तेकाक है या इस तरह जो भी उनके मामला 2 दिन से उनकी मुशावरत चल रही है, लेकिन अब लाइन हाजिर होना पड़ेगा जनाब, चीफ जस्टिस साहब ने बुला लिया है और अब इन सबको जवाब देने पड़ेंगे। अच्छी बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया है। अगर वो 3 रुकनी बेंच बनाते या 5 रुकनी बेंच बनाते तो फिर से उनके ऊपर इल्जामात का एक सिलसिला शुरू हो जाता कि जनाब देखें ये बेंच फिक्सिंग हो रही है, देखें जी ये वही लोग बैठ गए हैं जो हमारे खिलाफ हैं, इनको तो हमारे खिलाफ केसेस सुनने नहीं चाहिए। अब 9 रुकनी बेंच है, इसमें हर तरह के जजेस हैं, मज़ाहिर नकवी साहब भी हैं जिनके ऊपर एतराज़ भी है लोगों का, और भी 2-3 जजेस हैं जिसके ऊपर पीडीएम एतराज़ करती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जजेस भी अब शामिल हो गए हैं कि जिनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। तो अब एक बड़ा अच्छा 9 रुकनी लार्जर बेंच बना है और मेरा ख्याल है कि इसका जो भी डिसीजन होगा वो सबको कबूल करना चाहिए बजाय इसके कि उसे मुतनाज़ बनाया जाए।
तो ये एक अच्छा जेस्चर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना जो है हिस्सा डाला है, वरना तो हर कोई यही कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क में बिल्कुल ख़ास तौर पर ये जो टेन्योर रहा है मौजूदा चीफ जस्टिस साहब का, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि आइन और कानून की, इंसानी हुकूक की जिस तरह से खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट ने उस तरह से दाद रसी नहीं की, उस तरह से सुओ मोटो नहीं लिए जैसे लेने चाहिए थे। शायद वो इस चीज़ को नामुनासिब समझते हो, ये चीफ जस्टिस का इस्तेकाक है, लेकिन इस पर तनकीद बहरहाल हो रही थी कि इतनी खुली खिलाफ वर्जियों के बावजूद भी चीफ जस्टिस साहब क्यों नहीं नोटिस ले रहे। तो बड़े कम सुओ मोटो हुए हैं इस दौर में, मेरा ख्याल है गिनती के ही 2-4 होंगे जो आप गिन सकते होंगे। तो उनमें से ये एक है कि जी इलेक्शन टाइम पर अपने दिन के, अपने जो मुकर्ररा वक्त है, मुकर्ररा मुद्दत है, उसके अंदर होने चाहिए। तो अब इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें। और अब ये एक मुझे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये एक इदारों की शायद आमने सामने आने वाली सिचुएशन बन रही है पाकिस्तान में, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन नहीं डेट दे रहा था तो इसका मतलब यही था कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही थी कि इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। लेकिन अगर अब सुओ मोटो हो गया है तो फिर क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो बाकी ऑनरेबल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो बगैर किसी दबाव के बड़ा फैसला करने में कामयाब होंगे आइन और कानून के मुताबिक? ये एक बहुत बड़ा अहम समात होने जा रही है और ये बहुत दिन नहीं लगेंगे इसमें, आपको मैं ये भी बता दूं, क्योंकि 90 दिन का टाइम पहले बहुत कम रह गया है, उसमें से काफ़ी दिन 52 दिन तकरीबन बाकी बचे हैं। तो अब मेरा नहीं ख्याल है कि इस पर लंबी समातें चलेंगी, मेरा ख्याल है कि ये चंद समातों में ही मामले को हल करने की तरफ जाएंगे चीफ जस्टिस साहब। तो जनाब बहरहाल अवाम के लिए ये एक अच्छी खबर है कि कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर नोटिस लिया। देखते हैं कि इसके ऊपर क्या डिसीजन करते हैं। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।